हेलो दोस्तों, मैं अरमान आपकी इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में एनसीईआरटी प्लस में एससीईआरटी सामान्य विज्ञान पदार्थों का पृथक्करण के क्लास नोट्स को देखेंगे, जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम लोग समझेंगे कि मिश्रण क्या होता है, मिश्रण के प्रकार कौन कौन से हैं, साथ ही साथ ये मिश्रण के अवयवों को हम लोग कौन से विधि से अलग करते हैं। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आइए इसके फर्स्ट टॉपिक को समझते हैं, मिश्रण, यानी कि इसका अंग्रेजी होता है मिक्सचर। मिश्रण क्या होता है? इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। जैसे चाय की बात कर लिया जाए, खिचड़ी की बात कर लिया जाए, इसे हम लोग मिश्रण बोलते हैं। यानी कि मिश्रण का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है। आप चाय का सूत्र कभी देखे हैं या खिचड़ी का सूत्र देखे हैं? तो ये सब क्या है? एक मिश्रण है। वायु भी एक मिश्रण है, दूध भी एक मिश्रण है, समुद्र का जल भी एक मिश्रण है, सोडा वाटर भी एक प्रकार का मिश्रण ही है। अब इसमें समझना है कि आखिर इन मिश्रण में कौन कौन से अवयव मिले होते हैं। जैसे वायु हो गया, तो वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा जलवाष्प भी मौजूद होता है। दूध की बात कर ले तो दूध में जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं विटामिन मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारा समुद्री जल हो गया, तो इसमें जल एवं विभिन्न प्रकार के लवण मौजूद होते हैं। सोडा वाटर का बात कर लिया जाए आपका, तो खाने का सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के मिश्रण इसमें घुलित हुए रहते हैं। अगला हमारा है कि उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलकर बने हैं। यानी मिश्रण जो है दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलने से एक निश्चित अनुपात में बनता है। अगला हमारा है कि मिश्रण का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता। यानी कि कोई भी, जैसे कि मान लीजिए हम चाय की बात करें तो चाय का कोई रासायनिक सूत्र नहीं है। दूध का बात कर लिया जाए, दूध का भी कोई रासायनिक सूत्र नहीं है। जैसे खिचड़ी हो गया, खिचड़ी भी एक मिश्रण है, इसका भी कोई रासायनिक सूत्र नहीं है। अगला हमारा है कि मिश्रण बनाने वाले शुद्ध पदार्थ मिश्रण के अवयव कहलाते हैं। मिश्रण बनाने वाले शुद्ध पदार्थ जो मिश्रण के अवयव होते हैं, मिश्रण के अवयवों को भौतिक एवं यांत्रिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, इसलिए इसे यांत्रिक मिश्रण भी कहा जाता है। अगला समझना है हमें कि इस्पात में कौन कौन से मिश्रण होता है। इस्पात में देखिए लोहा, कार्बन और मैग्नीज के मिश्र धातु है। इस्पात जो है किस किस का मिश्रण है? तो लोहा, कार्बन, मैग्नीज का मिश्रण है। तो ये सब पूछा जाता है। खासकर पीतल के बारे में पूछा जाता है। पीतल जो है कौन कौन से चीज़ का मिश्रण है? तो तांबा एवं जास्ता का मिश्रण है पीतल। ये बहुत भी है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा सीमेंट को देख लेते हैं। सीमेंट कैल्शियम एवं एल्युमिनियम के यौगिक का मिश्रण है। इसके अलावा स्टील है, तो स्टील, लोहा, कार्बन एवं मैग्नीज का मिश्रण है। मिश्रण का प्रकार, मिश्रण दो प्रकार का होता है, होमोजेनेसियस और आपका हेट्रोजेनेसियस। यानी कि मिश्रण आपका दो प्रकार का है। इसे बात करें तो समहांगी मिश्रण और दूसरा हमारा विषमांगी मिश्रण। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि विषमांगी मिश्रण क्या है। इसके उदाहरण से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके अवयवी कणों को नहीं देखा जा सकता है। जो समहांगी मिश्रण होता है, इसके अवयवी कणों को हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे कि पानी और चीनी का घोल देखिए, पानी और चीनी का घोल देखिए, वो आपको दिखाई नहीं देगा कि उसमें चीनी कहाँ गया, केवल आपको पानी दिखाई देगा। तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनेसियस भी कहते हैं। अगला हमारा है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में इसके अवयवी कणों को हम लोग देख सकते हैं। विषमांगी मिश्रण के हम लोग अवयवी कणों को देख सकते हैं। इसके अवयवी कणों को आसानी से देखा जा सकता है। जैसे चावल और बाल का मिश्रण, चावल और बाल का मिश्रण। इसी प्रकार दाल में आप कंकर फेंट दीजिए, बालू फेंट दीजिए, कुछ भी फेंट दीजिए, आटा फेंट दीजिए, वो सब आसानी से दिख जाएगा। तो ये सब हुआ हमारा विषमांगी मिश्रण। अगला हमारा है कि मिश्रण के गुणधर्म। मिश्रण के गुणधर्म क्या होते हैं? गुणधर्म से भी प्रश्न बन सकता है। मिश्रण में अवयव किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। किसी भी, यानी कि किसी भी अनुपात में मिले होता है। वही बात कर लेते हैं यौगिक में। तो यौगिक में जो आपके अवयव मिले होते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। इसमें किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। अगला हमारा है कि मिश्रण में अवयवों के समान गुण विद्यमान रहते हैं। मिश्रण से अनेक घटकों, मिश्रण से उनके घटकों के पृथक किया जा सकता है। यानी मिश्रण में जो उसके अवयवी कण है, अवयवी कणों को हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। अगला हमारा है कि पृथक्करण। पृथक्करण क्या होता है, इसको समझते हैं। तो मिश्रण से उनके अवयवों को अलग करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं। पृथक्करण की प्रक्रिया में मिश्रण के एक घटक के उस गुण का उपयोग किया जा सकता है जो दूसरे घटक में ना हो।
इसके अलावा हमारा है मिश्रण से अनेक अवयवों को पृथक करने के लिए मिश्रित अवयवों को विलयता, चुंबक के प्रति आकर्षण, भार, घनत्व, आकृति, आकार एवं रंग आदि के गुणों को आधार मानकर निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम लोग ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करना जानेंगे कि इसको ठोस पदार्थ से ठोस पदार्थ को कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं। तो इसमें पहला आता है हमारा फटकना और ओसाना। फटकना और ओसाना इस विधि द्वारा मिश्रण के हल्के ठोस घटकों को उनके भारी ठोस घटकों से अलग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम गेहूं दौनी करके लाएं और गेहूं दौनी करने के लाने के बाद उसमें कुछ भूसा आ गया, तो भूसा को हम लोग इस विधि से फटक के भी और ओसा के भी निकाल सकते हैं। तो अगला हमारा है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या कहलाता है, यानी कि दौनी अन्य कणों को पके हुए पौधे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। बीनना, बीनना क्या होगी, जैसे कि हम लोग दाल हो गया, चावल लाते हैं, गेहूं लाते हैं, तो उनमें जितने भी अशुद्धियाँ होती है अशुद्धियों को हम लोग दूर करते हैं। अगला हमारा है कि चालना, जैसे कि सत्तू हो गया, आप सत्तू देखे होंगे, सत्तू को हम लोग चाल कर खाते हैं। इसके अलावा आटा, आटा को भी हम लोग चाल के खाते हैं जिसमें से चोकर निकलता है। इसके अलावा अगर हम घर का प्लास्टरा कर रहे हैं तो घर के प्लास्टर को भी उसमें से जो कंकर होता है उसको हम लोग चालते हैं। तो चालने वाला विधि जो है उसका 2-3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इसके अलावा है ऊर्ध्वपतान। ऊर्ध्वपतान क्या होता है, देखिए यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रवित हुए सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और ठंडा होने पर वाष्प से सीधे ठोस पदार्थ में बदल जाते हैं, उसे ऊर्ध्वपतान कहते हैं। जैसे कि आयोडीन हो गया, आयोडीन को हम लोग गर्म करेंगे तो डायरेक्ट किस में बदलेगा आपके, तो वाष्प में बदल जाएगा। इसी प्रकार नौसादर हो गया, नौसादर हो गया, नेप्थिलीन हो गया, ये डायरेक्ट जो है आपके ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अलावा आपका कपूर भी हो गया, कपूर भी आपके जो है ठोस से सीधे गैस के रूप में आ जाता है यदि उसको हम लोग गर्म करते हैं तो। अगला हमारा है 2 नंबर में अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना। इसके लिए कौन सी विधियाँ है, तो तलछटीकरण विधि या निथारना। बालू और पानी के मिश्रण, बालू और पानी के मिश्रण से बालू को अलग करना ही तलछटीकरण और पानी को पृथक करना निथारना कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम बालू और पानी को मिला दिए, तो बालू क्या है, भारी कण है, तो ये पेंदी में बैठ जाएगा, पेंदी में बैठ जाएगा, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं तलछटीकरण। अगला हमारा है अविलय। अविलय ठोस पदार्थों की पेंदी में बैठने की प्रक्रिया या क्रिया को तलछटीकरण या अवसादन कहते हैं। छानना क्या होता है, द्रव में अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण के घटकों को छानकर पृथक किया जाता है। इसी प्रकार छानना पत्र हो गया, छानना पत्र है, इसमें अत्यंत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसमें हम छोटे कणों को द्रव से छानकर अलग करते हैं। अपकेंद्रण, अपकेंद्रण क्या है, इस विधि से दूध से क्रीम अलग करते हैं। दूध को किसी बड़े बर्तन में लेकर मथनी, मथनी समझते हैं, मोहना हम लोग बोलते हैं कि दूध मोह दिए, मथनी द्वारा तीव्र गति से घुमाया जाता है, जिससे चिकनाई के हल्के कण भारी कणों से अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को अपकेंद्रण कहते हैं, इस प्रक्रिया को अपकेंद्रण कहते हैं। हम लोग गांव देहात में बोलते हैं कि दूध को यानी दही को मोहा जाए और उससे क्रीम निकाला जाए यानी कि घी निकाला जाए, उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है आपका अपकेंद्रण। तो दूध के भारी कण तली की ओर आ जाते हैं और हल्के कण जो मक्खन होता है वो बर्तन में ऊपर आ जाता है। अगला हमारा है घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना। तो घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से कैसे पृथक करेंगे इसको समझते हैं। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करने के लिए वाष्प विधि का उपयोग किया जाता है। वाष्प विधि का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका नमक हो गया, नमक और जल ये दोनों जो है आपस में घुल गया है, तो इसको जो है हम नमक को अलग करना चाहते हैं। नमक को अलग करना चाहते हैं तो हम लोग जो आपका विलयन है, विलयन में हम क्या करेंगे, उसमें गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या होगा, जल जो है वाष्प के रूप में बन के उड़ जाएगा और जो हमारा नमक है वो हमारा बच जाएगा। इसके अलावा हमारा है वाष्पन विधि। वाष्पन विधि को समझते हैं, किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है तथा यह क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है।
अगला है कि यह क्रिया प्रत्येक ताप पर निरंतर होती रहती है। इस विधि द्वारा समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है, यानी कि वाष्पन विधि के द्वारा हम लोग समुद्र से नमक की प्राप्ति करते हैं। इसके अलावा हमारा है संघनन। ये क्या होता है कि भाप के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। अगला हमारा है कि आसवन विधि, काफ़ी इंपॉर्टेंट विधि है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आसवन विधि, तो इसमें समझते हैं कि सिविलियन से वाष्प और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रवों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। जैसे कि चीनी पानी हो गया, चीनी पानी से चीनी और पानी के अवयवों को अलग करना है तो हम लोग आसवन विधि का उपयोग करेंगे। इसके अलावा हमारा नमक पानी हो गया, इसके लिए हम आसवन विधि का उपयोग करेंगे। दूध पानी हो गया, इसके लिए भी हम लोग आसवन विधि का उपयोग करेंगे। अगला हमारा है कि द्रवों में अघुलनशील ठोस पदार्थों को तलछटीकरण, निथारना, छानना एवं अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, याद कर लेना है। अगला हमारा है कि द्रव में घुलनशील ठोस पदार्थों को वाष्पन, आसमन तथा क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। इसके अलावा दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथकारी कीप के द्वारा अलग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम आपका केरोसिन तेल ले लिए, उसके बाद मान लीजिए कि इसमें आपका एक सरसों का तेल ले लिए, तो इसको अलग करने के लिए हमें कौन सी विधि का उपयोग करना पड़ेगा? तो पृथकारी कीप के द्वारा इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को अलग करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी का विधि का उपयोग करते हैं। ये काफ़ी प्रचलित विधि है, इसको भी हम लोग समझेंगे। अगला हमारा है कि ताप बढ़ाने पर जल की घुलने की क्षमता बढ़ती है, यानी कहने का अर्थ है कि जो उसमें घुलनशील पदार्थ है उसके घुलने की मात्रा जो है बढ़ जाता है। अगला हमारा है कि तेल एवं जल को हम लोग पृथकारी कीप द्वारा अलग करते हैं। जल में चीनी या नमक घुला है तो उसके हम लोग वाष्पीकरण या रवाकरण विधि से अलग करते हैं। इसके अलावा समुद्र से शुद्ध जल हम जो है किस विधि से प्राप्त कर सकते हैं? तो आसवन विधि से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। काली स्याही में रंगों जो है विभिन्न रंग होता है, काली स्याही में क्या होता है? विभिन्न रंग होता है, तो इसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी विधि से हम लोग अलग कर सकते हैं। अगला हमारा है एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित पदार्थों के पृथक्करण का एमसीक्यू प्रश्न, यानी कि जो भी मैंने पाठ पढ़ा उस पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको क्लास नोट्स वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए और फटाफट अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।